यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। ठीक है, इसमें है फर्स्ट है शिक्षण अभिवृद्धि। शिक्षण अभिवृद्धि में आएगा, शिक्षण अभिवृद्धि में फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रभाव उत्पादक की श्रेणी से संबंधित मुख्य शिक्षण व्यवहार माना जाएगा। इसकी है व्याख्या सहित आंसर। प्रभाव उत्पादकता शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण व्यवहार की श्रेणी में उन सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक व्यवहारों एवं गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो शिक्षण अधिगम कार्य को सुगम व सक्रिय बनाए रखता है। निम्नलिखित व्यवहारों को प्रभाव उत्पादकता की दृष्टि से मुख्य शिक्षण व्यवहार की श्रेणी में रखा जाता है। ये है नेत्र संपर्क, वाणी और भाव, भंगी माओ में अंतर द्वारा उत्साह और जोश प्रदर्शित करना है। इसमें बीम आएगा, वे अधिगम करता अवबोध के विभिन्न स्तरों पर हो उनके लिए विचारों को स्पष्ट करना। फिर सी है अर्थपूर्ण मौलिक सराहना का प्रयोग कर अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी द्वारा प्राप्त करना और इसे बनाए रखना इत्यादि है। फिर सेकंड में आएगा कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है। ऑप्शन डी में आएगा शिक्षण के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना है। इसमें आएगा व्याख्या में कक्षा शिक्षण में आईसीटी के प्रयोग करने का मुख्य प्रयोजन शिक्षण के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना व उसे बनाए रखना है। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करना, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी एक प्रभावशाली साधन है। आईसीटी के शिक्षा में अभिग्रहण के प्रमुख कारक हैं। किसी भी प्रणाली का लक्ष्य, कार्यक्रम और पाठ्यक्रम, पढ़ने और पढ़ाने के तरीके, अधिगम सामग्री और संसाधन, संवाद, समर्थन और वितरण प्रणाली, छात्र, ट्यूटर्स और स्टाफ और अन्य विशेषज्ञ, प्रबंधन और मूल्यांकन इत्यादि है। फिर थर्ड में आएगा अधिगम को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से किन कारकों को सामाजिक क्षमता के रूप में चिह्नित किया गया है। इसमें है व्याख्या सहित सी में है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से सामाजिक दर्जा, प्रेरणा तथा संवेगात्मक स्वास्थ्य ऐसे कारक हैं जिसको सामाजिक क्षमता के रूप में चिह्नित किया गया है। जिस सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण बच्चा बड़ा होता है उसकी अधिगम प्रक्रिया पर उस वातावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण हमें एक अधिगम रूपरेखा उपलब्ध करवाता है। अधिगम हमारे अनुभवों को अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है जिसमें हम अपने तथा इस अर्थ निर्माण प्रक्रिया में हमारी सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों तथा प्राप्त प्रशिक्षण भी अपना प्रभाव डालते हैं। फिर 4 में आएगा रचनावादी उपागम में शिक्षण अधिगम कार्यकलापों को सुनिश्चित करने हेतु सही क्रम की पहचान कीजिए। इसमें आएगा डी में संकल्पीकरण, अन्वेषण, व्याख्या, मूल्यांकन एवं विस्तारण। इसमें व्याख्या रचनावादी उपागम में शिक्षण अधिगम कार्यकलापों को सुनिश्चित करने हेतु सही क्रम इस प्रकार है। संकल्पीकरण, अन्वेषण, व्याख्या, मूल्यांकन, विस्तारण। अधिगम के रचनावादी दृष्टिकोण की निम्नलिखित लक्षण है। फर्स्ट, सीखना निष्क्रियता से ग्रहण करने की प्रक्रिया नहीं है वरन उस प्रक्रिया से जिसमें अर्थ निकाला जाए वह समस्या का समाधान किया जाए। सीखने की प्रक्रिया में पुरानी अवधारणाओं को पुनः संगठित कर अमल में लाया जाए। थर्ड, नया सीखना पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। पूर्व ज्ञान नई जानकारियों की समझ बनाने में मदद करता है। फिर फोर्थ में आएगा सामाजिक अंतःक्रिया से सीखना प्रोत्साहित होता है।
फिफ्थ है वास्तविक सीखने के क्रियाकलाप से ही अर्थपूर्ण सीखना होता है। फिर फोर्थ में इसमें आएगा, इसमें है पाँच नंबर शोध अभिवृत्ति में आएगा। डाटा विश्लेषण के स्तर पर शोधकर्ता द्वारा मात्रात्मक तकनीकों का प्रयोग किया गया है, जिसमें साक्ष्य निराकरणीय प्राकल्पना को अस्वीकार करने की मांग करता है। निम्नलिखित में शोधकर्ता का कौन सा निर्णय उपयुक्त माना जाएगा? इसमें आएगा व्याख्या में आएगा बी में आएगा डाटा विश्लेषण के स्तर पर शोधकर्ता द्वारा मात्रात्मक तकनीकों का प्रयोग किया गया है, जिसमें साक्ष्य निराकरणीय प्राकल्पना HO को अस्वीकार करने की मांग करता है। तो ऐसी स्थिति में शोधकर्ता का सर्वोपयुक्त निर्णय यह माना जाएगा कि उसे HO को अस्वीकार करना तथा मूल शोध परिकल्पना को स्वीकार करना चाहिए। 6 नंबर में आएगा एक महाविद्यालय शिक्षक द्वारा सेमिनार में एक शोध पत्र प्रस्तुत किया जाता है। शोध पत्र में उल्लेखित संदर्भ काफ़ी पुराने हैं। इस स्थिति को किस प्रकार के मामले के रूप में वर्णित किया जाएगा? इसमें आएगा डी में आएगा शोध स्रोत को अद्यतन करने की अक्षमता। एक महाविद्यालय शिक्षक द्वारा सेमिनार में एक शोध पत्र प्रस्तुत किया जाता है तथा उस शोध पत्र में उल्लेखित संदर्भ काफ़ी पुराने हैं। तो इस स्थिति में ये समझा जाएगा कि शिक्षक के अंदर शोध स्रोतों को अद्यतन करने की क्षमता नहीं है, अर्थात वह इस कार्य में सक्षम नहीं है कि पुराने स्रोत को अद्यतन कर सकें। फिर इसमें आएगा, इसमें 7 नंबर में विद्यार्थियों की प्रस्तुति में रचनात्मकता, कौशल और सृजनात्मकता की प्रभावी सृजनशीलता का प्रभावी मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा किया जा सकता है? इसमें आएगा बी में आएगा निबंध प्रकार जांच। विद्यार्थियों की प्रस्तुति में रचनात्मक कौशल और सृजनशीलता का प्रभावी मूल्यांकन करने के लिए निबंध प्रकार के जांच के द्वारा परख परीक्षण किया जा सकता है। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षक को बताता है कि सीखे गए पाठ को शिक्षार्थी किस प्रकार से आत्मसात और उपयोग कर रहे हैं। रचनात्मक मूल्यांकन में प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक तथा आकलन सम्मिलित रहता है। निबंधात्मक प्रकार के जांच के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों का उपयोग किया जाता है जिसका उत्तर एक या अधिक पृष्ठों में लिखा जाता है। निबंध प्रकार के प्रश्न परीक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। विद्यार्थियों द्वारा लिखी गई विषय वस्तु की जांच कर उसका मूल्यांकन करना। सेकंड, विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान से मिलते जुलते तथ्यों को देखना। फिर थर्ड में आएगा विषय की समस्या एवं मुद्दों का आकलन करना। फोर्थ, अनुमान के आधार पर सूचनाओं तथा तथ्यों को व्यवस्थित करना तथा उसका विश्लेषण करना। फिफ्थ में आएगा तथ्यों एवं अवधारणा के अनुसार अपने विचार प्रकट करना इत्यादि है। फिर 8 में आएगा, 8 नंबर में हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक शोध प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस क्रम की सामान्यता सिफारिश की जाती है? इसमें आएगा ए में योजना, क्रियान्वित, प्रेक्षण और चिंतन मनन। फिर इसमें आएगा हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक शोध प्रक्रिया में सामान्यतः निम्नलिखित क्रम की सिफारिश की जाती है। योजना से क्रियान्वित से प्रेक्षण से चिंतन मनन। फिर इसमें आ जाएगा चिंतन मन। 9 नंबर में है नीचे 2 सेट दिए गए हैं। सूची फर्स्ट में शोध साधन दिए गए हैं और सूची सेकंड मापन के संदर्भ में डाटा की प्रकृति को वर्णित करता है। दोनों सेटों को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में आएगा शोध साधन और सूची सेकंड में आएगा मापनी। फिर इसमें आएगा व्याख्या सहित में आएगा सूची फर्स्ट में वर्णित शोध साधन का सूची सेकंड में वर्णित मापनी के साथ सही सुमेल निम्नलिखित है। सूची फर्स्ट में शोध साधन, सूची सेकंड में मापनी। ए है प्रश्नावली और साक्षात्कार, ये माप की नामिक मापनी। फिर है बी बुद्धिमत्ता और अभिरुचि परीक्षा, इसमें
माप की अंतराल मापने। फिर है बुद्धिमत्ता और अभिरुचि परीक्षा, माप की अंतराल मापने। अभिवृत्ति और मूल्य परीक्षा, परीक्षा में आएगा कर्म सूचक मापने। गति और बारंबारता परीक्षा, इसमें है माप की अनुपात मापने। बोध पर्सन में आएगा। फिर है इसमें है ये ध्यान से सब पढ़ना और फिर इसके आधार पर आधारित क्वेश्चन के आंसर देना। ये 10 नंबर। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में किस कारक का समाधान नहीं किया गया? ऑप्शन बी में विदेशी निवेश की अस्वीकार्यता। फिर व्याख्या में आएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के मामले में विदेशी निवेश की अस्वीकार्यता का समाधान नहीं किया गया है। विदेशी निवेश इस प्रश्न का कि किस देश के निवासी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अस्वीकार करने के बजाय अन्य देशों से ऋण लेकर स्वयं अपने देश में वास्तविक निवेश क्यों नहीं करते हैं। इसमें आएगा 10 नंबर। विश्व घरेलू कंपनियां निम्नलिखित से प्रभावित होती हैं। ऑप्शन सी में आएगा लाभ में अधिक भिन्नता। इसमें आएगा विशुद्ध घरेलू कंपनियां लाभ में अधिक विभिन्नता के कारण प्रभावित होती हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अभिमुखता वाली कंपनियों विशुद्ध घरेलू कंपनियों के साथ की तुलना में काफ़ी कम भिन्नता रखती हैं। बड़े निगमों को क्या अनुकूलन स्थिति प्राप्त है। इसके आएगा ए में आएगा व्याख्या सही तरह। लाभप्रदता का प्रत्यक्ष नियंत्रण। बड़े निगमों की सबसे अनुकूल स्थिति यह होती है कि उनका लाभप्रदता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास कुछ विशिष्ट उत्पादन ज्ञान और प्रबंध कौशल होता है। फिर 13 में आएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए संभावित तर्क क्या हो सकता है। इसमें आएगा व्याख्या सहित में आएगा इसमें बी एंड सी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित संभावित तर्क हो सकता है। एफडीआई से अधिक लाभ होता है। एफडीआई बेहतर कर व्यवस्था है। एफडीआई से अधिक संरचना की उपलब्धता होती है। एफडीआई जोखिम को कम करती है। 14 है यह गद्यांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संबंधित पहलुओं पर केंद्रित है। 14 में आएगा बी में आएगा निवेश का अंतर्राष्ट्रीय निवेश का अंतर्राष्ट्रीय अभिमुखीकरण। निवेश का अंतर्राष्ट्रीय अभिमुखीकरण। फिर से गद्यांश मुख्य रूप से निवेश का अंतर्राष्ट्रीय अभिमुखीकरण संबंधित पहलुओं पर केंद्रित है। फिर 15 में आएगा संप्रेषण में निम्नलिखित में कौन संप्रेषण अवरोध से निपटने में मदद करेगा। इसका आएगा ए में आएगा ध्यान से सुनना। व्याख्या में आएगा सामान्यता जब प्रेषक द्वारा प्रेषित संदेश प्राप्तकर्ता तक पूर्ण अर्थ में नहीं पहुंच पाता है तो इससे संप्रेषण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, जिसे संप्रेषण अवरोध कहते हैं। संप्रेषण के अवरोधों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार में किया जा सकता है। इसमें आएगा किया जा सकता है। फिर इसमें आएगा भाषा संबंधी अवरोध, फिर संगठनात्मक अवरोध, भावात्मक अवरोध, भौतिक अवरोध, व्यक्तिगत अवरोध, अन्य अवरोध। संप्रेषण अवरोध से निपटने के लिए निम्नलिखित उपायों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनना, त्रुटि रहित शब्द में संदेश अभिव्यक्त करना, त्रुटि रहित अनुवाद करना, साधारण भाषा का प्रयोग करना, संचार संबंधी अच्छा रखरखाव,
पूर्ण संरचना अपनाना, दीर्घ धारणशीलता, शोर को कम करना व संदेश की पुण्यता इत्यादि इत्यादि। फिर 16 में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव उत्पादक है? शैक्षणिक संप्रेषण है। 16 का आएगा सी में आएगा निरंतरता। फिर इसकी व्याख्या में निरंतरता प्रभाव उत्पादक शैक्षणिक संप्रेषण है शिक्षा से। निरंतरता प्रभाव उत्पादक शैक्षणिक संप्रेषण है शिक्षा से संबंधित संप्रेषण प्रक्रिया में निरंतरता बनी रहने पर ही वह पूर्ण रूप से प्रभावशाली होता है। शिक्षा के प्राण तत्व के अंतर्गत ज्ञान, शिष्टता, व्यावहारिकता, संवाद एवं संप्रेषण को शामिल किया जाता है। संप्रेषण ही व्यक्ति का बौद्धिक विकास और चरित्र निर्माण होता है। शिक्षा के माध्यम से जीवन कलामय होता है और जीवन के सभी चरणों में उपयुक्त योग्यता का विकास होता है। प्रत्येक क्षेत्र में नवीन व गहनता ज्ञान विद्यार्थियों को पहुंचाने में संप्रेषण प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। शिक्षा की सफलता का आधार आज प्रभावी संप्रेषण बन गया है। फिर 17 में आएगा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को कक्षा संप्रेषण पर लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए में सामाजिक रचनात्मकता का सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत है। सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत कक्षा संप्रेषण पर लागू किया जा सकता है। सामाजिक रचनावाद अनुभूति और सीखने का एक सिद्धांत है जो यह दावा करता है कि ज्ञान और वास्तविकता की श्रेणियां सामाजिक संबंधों और इंटरैक्शंस द्वारा सक्रिय रूप से बनाई गई है। फिर इसमें आएगा सामाजिक रचनावाद के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान को सीखने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, न कि नकल या पुनरावृत्ति के माध्यम से। रचनात्मक परिस्थितियों में शिक्षण गतिविधि को सक्रिय बातचीत, पूछताछ, समस्या को सुलझाने और अन्य लोगों के साथ बातचीत की विशेषता है। फिर है 18 में आएगा नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए में आएगा शिक्षण शास्त्र और सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षक के दो प्रमुख परिणामोन्मुखी कार्यकलाप है। फिर तर्क आर में आएगा इन दोनों क्रियाकलापों में संप्रेषण की सीमित भूमिका है। फिर इसमें आएगा व्याख्या उपयुक्त दो कथनों को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। फिर ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। प्रश्नगत अभिकथन शिक्षण शास्त्र और सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षक के दो प्रमुख परिणामोन्मुखी कार्यकलाप सही है क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया का शिक्षण शास्त्र पर और शिक्षा शास्त्र का सामाजिक अंतःक्रिया का विशेष प्रभाव होता है। यह दोनों ही कारक शिक्षक के शिक्षण का परिणाम होते हैं। इसमें है तर्क आर है इन दोनों क्रियाकलापों में संप्रेषण की सीमित भूमिका है गलत है क्योंकि दोनों में क्रियाकलापों की विशेष भूमिका होती है। अतः ए सही है किंतु आर गलत है। फिर इसमें आएगा 19 में सफलतापूर्ण शैक्षिक संप्रेषण निम्नलिखित में से किस कौशल पर निर्भर है? इसमें आएगा व्याख्या में आएगा इसमें है डी में आएगा सफलता पूर्वक शैक्षिक संप्रेषण वांछित संप्रेषण व शरीर भाषा शैली कौशल तथा ग्राहकों की आवश्यकताओं का विश्लेषण करने संबंधित कौशल पर निर्भर करता है।
कौशल पर निर्भर करता है। शैक्षिक संप्रेषण के दौरान शरीर भाषा तथा वाचिक संप्रेषण कौशल का प्रयोग जितनी ही कुशलतापूर्वक कर लिया जाएगा, शैक्षिक संप्रेषण उतना ही कुशल माना जाएगा। इसी प्रकार से सूचना प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं का विश्लेषण जितनी कुशलता में से होगा उतनी ही सफलतापूर्वक उनसे शैक्षिक संचार किया जा सकेगा। गणितीय तर्क और अभिवृत्ति इसमें आएगा व्याख्या में। एक दुकानदार ने रेफ्रिजरेटर यह 22,000 रुपये में बेचा और उसे 10% लाभ हुआ। यदि उसे रेफ्रिजरेटर पर 18% लाभ लेना हो तो फिर इसमें आएगा, एक दुकानदार रेफ्रिजरेटर 22,000 रुपये में बेचा और उसे 10% लाभ हुआ। यदि उसे रेफ्रिजरेटर पर 18% लाभ लेना हो तो उसे वह कितने में बेचा जाएगा? ऑप्शन ए 23,600 रुपये। 10% लाभ पर 22,000 रुपये में रेफ्रिजरेटर बेचने पर उत्कर्ष। फिर इसमें है 10% लाभ पर 22,000 रुपये में रेफ्रिजरेटर बेचने पर उसकी लागत होगी 22,000 गुना 100/110 बराबर आएगा ये 20,000 रुपये। 20,000 रुपये। फिर इसी प्रकार रेफ्रिजरेटर को 18% लाभ पर बेचना हो तो उसका बिक्री मूल्य हो जाएगा 18, वो 20,000 गुना 18 वो 10 प्लस 18/100 बराबर 23,600। फिर इसमें आ जाएगा, इसमें जब रेफ्रिजरेटर को 18% लाभ पे बेचा हो तो उसकी बिक्री मूल्य 20,000 गुना 100 प्लस 18/100 बराबर है 23,600।